अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद सलमान जामी और ये तस्वीर में आप लोग मुझे देख सकते हैं। ठीक है, रात के बजने वाले हैं 2 और 1-2 जुमाइयाँ भी आ चुकी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक आधा टॉपिक और डिस्कस कर लेना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मैलरी वाइस सिंड्रोम या मैलरी वीज़ सिंड्रोम, आप जैसे भी इसे कहें। अच्छा, होता क्या है, ये यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद इस वक्त रात के ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लें ये चीज़ कि क्या है ये चीज़। ठीक है, ये होती है एक्यूट अपर जीआई ब्लीड। अच्छा, बहुत सादा लफ्ज़ों में मैं लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, इससे भी सादा लफ्ज़ों में आइंदा कोशिश करूँगा कि बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अपर जीआई ब्लीड हम लोगों ने कहाँ देखा था कि कौन सी होती है अपर जीआई ब्लीड? जो अपर जीआईटी से होती है, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स जो है ना, उससे ऊपर जो ब्लीड होगी वो होगी अपर जीआई ब्लीड। या इन सिंपल जो इसोफेगस, स्टमक और डिओडिनम, जो लिगामेंट ऑफ ट्राइट्स जो है ना, उससे ऊपर जो ब्लीडिंग होगी उसे हम लोग कहेंगे अपर जीआई ब्लीड। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। और मैलरी वाइज सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, अपर जीआई ब्लीड होती है। अच्छा जी, क्यों होती है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना इसोफेगस की, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इसोफेगस, उसकी लैसिरेशन हो जाती है। अब लैसिरेशन क्या होती है? लैसिरेशन समझने के लिए, ये डीप कट्स होते हैं या टीयर्स होते हैं इन अ सरफेस या इन द एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की टीयरिंग हो गई है, ये लैसिरेशन हो गया, कट गई है। सादा लफ्ज़ों के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो कट गई है। अब पेशेंट कहाँ पे कट हुई है? स्पेसिफिक पॉइंट गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे। यहाँ पे जनाब जी, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, ये कट गई है, ये टीयर्स आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट? अपर जीआई ब्लीड के साथ। ठीक है, ये हो क्या अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के ऊपर ही लैसिरेशन हो, इससे अबव भी हो सकती है और इससे बिलो भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। पहले इसकी ना हम लोग समझ लेते हैं टियोलॉजी क्या होती है, मैकेनिज़्म क्या होता है। मैकेनिज़्म यहाँ से हम लोग देखते हैं, वाई एवरीथिंग इज सो बिग। मैकेनिज़्म समझ लेते हैं क्या है। अच्छा, कल भी रात को इस टाइम वीडियो बनाई थी, राइटिंग थोड़ी ना साफ़ निकलती है इस वक्त। आप लोग भी हंसेंगे कि ये साफ़ है। अच्छा, होता क्या है, अचानक ना पेशेंट को वोमिटिंग आती है और वो वोमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा फोर्सफुल होती है कि पेशेंट को साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। इन अदर वर्ड्स हम लोग इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह समझ लेंगे कि सडन एंड सीवियर राइज इन इसोफेजियल। तो जैसे ही बंदा वोमिट करता है ना, तो क्या होता है, इसोफेगस के अंदर उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, एक्सर्शनल प्रेशर जो लग रहा होता है इसोफेगस के ऊपर, वो ज़्यादा हो जाता है। जब वो ज़्यादा होता है तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर टीयर आ जाती है। राइज इन इसोफेजियल इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, सडन एंड सीवियर राइज इन इंट्रा इसोफेजियल प्रेशर। ठीक है, होता क्या है, इससे टीयरिंग हो जाती है या लैसिरेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। अच्छा, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन की हो जाती है? हमने पहले पढ़ा था म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा। ठीक है, सब म्यूकोज़ा के अंदर होती हैं आर्टरीज, सब म्यूकोज़ा में होती हैं आर्टरीज। अच्छा, अब उन आर्टरीज के ऊपर जब फोर्स लगेगी ना, वो भी फट जाएंगी। ठीक है, फटेंगी, लैसिरेशन कर दें या टीयर कर दें। ठीक है, और वेंस, सब म्यूकोजल वेंस, दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं, ये भी टीयर हो जाएंगी। जैसे ही टीयर होंगी, मेन प्रेजेंटेशन क्या होगी, इधर बड़ा सारा करके हम लिखते हैं अपर जीआई ब्लीड।
मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी अपर जीआई ब्लीड के साथ पेशेंट आया है, ठीक है। इसके बाद कौन सी चीज़ है जो कॉज करती है इस चीज़ को? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, अच्छा जी, स्वेयर वॉमिटिंग एंड नोजिया की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। अगर ना समझ आए तो उसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है, वो मैं दोबारा बना दूंगा। और इसके अलावा और क्या हो सकता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स? अच्छा, अब कंडीशंस को, ये स्वीयर वॉमिटिंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। अब कंडीशंस कौन सी हैं प्री डिस्पोजिंग जो कॉज कर सकती हैं ये अपर जीआई ब्लीड को? एक तो पेशेंट शराबी है, ठीक है, सॉरी फॉर माय इंडियन यूजर्स, जो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं उन्हें सवेयर हो सकता है, ठीक है, ये अपर जीआई ब्लीड। दूसरे पेशेंट जो बुलीमिया नर्वोज़ा के हैं, अब इसका क्या लेना देना है, ये होता क्या है? अच्छा, ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो पेशेंट है ना उसे रिकरेंट एपिसोड्स आती हैं बिंज ईटिंग की, ठीक है। वो पेशेंट कोशिश करता है कि वो जो वेट गेन है ना उसको काउंटरैक्ट करे किसी तरह, लाइक ए पेशेंट सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, ठीक है। उसके अलावा लैक्सेटिव का मिसयूज़ करता है ताकि उसकी जो वेट है ना वो इंक्रीज़ ना हो। और पेशेंट के अंदर ये ना सेंसेशन आती है कि वो उसकी बॉडी की शेप और बॉडी की जो प्रोपोर्शन है ना वो एक नॉर्मल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसीलिए वो पेशेंट ना इस चीज़ की परसेप्शन को करेक्ट करने के लिए सेल्फ इंड्यूस, एक तो वो रिकरेंट बिंज ईटिंग कर लेता है एपिसोड्स, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट जनाब जी ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है इस मामले में। उसके अलावा और कौन सी कंडीशन है? हाईएटल हर्निया, ये भी कॉज कर सकती है अपर जीआई ब्लीड की, हमने कॉम्प्लिकेशन के अंदर पढ़ लिया था। हाई प्रेशर ग्रेडियंट, जिसके अंदर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल हाई प्रेशर हो जाता है जिसके अंदर, तो ये कॉज कर सकता है अपर जीआई ब्लीड के साथ। और पेशेंट में प्रेजेंट विद मैलरी वाइस सिंड्रोम, वॉमिटिंग हुई, साथ प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, टीयर हुए हैं, और टीयरिंग की वजह से अपर जीआई ब्लीड हो गई है, पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आया। और क्या चीज़ है? अच्छा, गर्ड हमने पढ़ा था, गर्ड को ऊपर लिखना चाहिए था। रीगर्जिटेशन जब बार बार होगी तो मिकोजा डैमेज हो जाएगी। ये तो हो गई टियोलॉजी। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अच्छा, आप क्लिनिक में बैठे हैं, आपके पास पेशेंट कैसे आएगा? पेशेंट आएगा हेमेटोमेसिस के साथ। अब ये हेमेटोमेसिस क्या होता है इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक, अगर होश में है, एपिगैस्ट्रिक या बैक में पेन होगी। मे बी पेशेंट इज़ एसिम्टोमेटिक, लाइक के उसे सिर्फ एक दो एपिसोड आएंगे ब्लडी वॉमिटिंग की, एसिम्टोमेटिक, ठीक है। पेशेंट में भी एसिम्टोमेटिक हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और मे बी पेशेंट प्रेजेंट विद, पॉसिबली प्रेजेंट विद शॉक। अच्छा, अब हेमेटोमेसिस देख लेते हैं क्या होता है। हेमेटोमेसिस होता है वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। अब गैस्ट्रिक कंटेंट उसने कोई नहीं निकाला, सिर्फ ब्लड ही निकाला है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसोफेजियल वेरिसिस में पढ़ा था कि इसोफेजियल वेरिसिस के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करता है हेमेटोमेसिस के साथ, ठीक है यार। वो हमने देखा था कि ब्राइट रेड हो सकती है, कितनी अमाउंट की होगी। पेप्टिक अल्सर का पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है हेमेटोमेसिस के साथ, या गैस्ट्राइटिस का या स्टमक कैंसर का पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। ये बातें याद रखनी है। अब हमने इसे डायग्नोस कैसे करना है इस चीज़ को, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करनी है? सिर्फ एक टेस्ट है जो हम गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम इसकी डायग्नोसिस के लिए, वो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। अच्छा, ये क्या बात हुई भी, गोल्ड स्टैंडर्ड बड़ी बकवास चीज़ कह दी मैंने। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सी है? EGD। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं उन्हें पता होगा। सिंपली अगर कहें तो ये एंडोस्कोपी है, और अगर डिस्टिंक्शन लेनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो इसोफेगो गैस्ट्रो
ड्यूडिनोस्कोपी। मेरा एक टास्क था फैमिली का, तो वो मैंने पूरा नहीं किया, अभी मुझे इसके बाद वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी इसके अंदर हमें? फाइंडिंग में लॉन्गिट्यूडिनल टीयर्स मिलेंगे हमें। एक कंडीशन थी जिसके अंदर हम लोग टीयर्स खुद दे रहे थे, ठीक है, इंसीजनल फंडोप्लाइकेशन कर रहे थे हम लोग, इंसीजनल हाँ मेरे ख्याल से वही इंसीजनल फंडोप्लाइकेशन ही कर रहे थे। और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें मिले हैं टीयर्स। अब इन टीयर्स को एंडोस्कोपी में हमने ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करेंगे? अच्छा, इन टीयर्स की ना एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये टीयर्स ना सिर्फ म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व करेंगे और सब म्यूकोज़ा को, ज़्यादा डीप नहीं होंगे, ठीक है। अगर डीप हो जाएंगे फिर तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है ना, फिर तो उसे ट्रीट करना बड़ा मुश्किल बात है। इसे हम ऐसे ही मेडिसिन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मैलरी-वीस, इसको याद रखने का ये तरीका है MALLORY। ये 2 L है तो इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल, ये नेमोनिक याद रख लें। लेसिरेशंस होंगी, कहाँ पे होंगी? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के ऊपर, या इससे अबव भी हो सकती हैं, बिलो भी हो सकती हैं। अच्छा, अब पेशेंट ने, हमने कर दी है एंडोस्कोपी या इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, ठीक है। हमें मिल गया लॉन्गिट्यूडिनल टीयर, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, मिकोज़ा और सब मिकोज़ा को इन्वॉल्व करेगा। या हमें क्लोट्स मिलेंगे, ब्लड के ब्लड क्लोट्स मिलेंगे, ठीक है। या हमें एक्टिव ब्लीडिंग मिल सकती है, उस जगह से एक फवारा निकल रहा होगा या ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड निकल रहा होगा, ठीक है। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बाद में देखते हैं, इसका पहले ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, अब एंडोस्कोपी आपने डाली तो हुई है अंदर, इसको ट्रीट कैसे करना है अब, ठीक है ना। ये उसी वक्त जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है ना, वो उसी वक्त ट्रीट कर देगा। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है, और कोई मेडिकेशन वगैरह इसके लिए कोई है नहीं क्योंकि एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ एंडोस्कोपी। अच्छा, अब क्या करना है, टेक्निक क्या है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? एपिनेफ्रीन इंजेक्शन लगा सकते हैं आप, ठीक है, एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाएंगे। अच्छा, अब वो क्या करेगी एपिनेफ्रीन? एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाएंगे या एक फाइब्रिन सीलेंट जो वहाँ पे एक सील बना दे, ठीक है, जहाँ पे लीकेज हो रही है ना, वो लीकेज को बंद कर दे, ठीक है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है। इसका क्या काम होता है? ये कर देता है पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है दिन के अंदर। पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, जिस तरह चीज़ें आती जाती हैं सामने, इसके और भी बड़े फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने याद रखना है वो ये है कि पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है, या फाइब्रिन सीलेंट लगा देंगे। दूसरी चीज़ जो हमने क्या कर सकते हैं एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एंडोस्कोपी के अंदर, वो है इलेक्ट्रोकोआगुलेशन, ठीक है, कोटरी जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकोआगुलेशन को, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन। अच्छा, इसके बारे में अभी बता देता हूँ आपको। एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन ये वो प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो भी वेरिसेस होंगे ना, उनको लाइगेट करेंगे। कैसे लाइगेट करेंगे? रबर बैंड की मदद से, ठीक है। ये क्या करवा देती है? ऑक्लूजन करवा देता है या थ्रोम्बोसिस करवा देता है। किस चीज़ की? जो वहाँ पे ब्लीडिंग वेसल पड़ी हुई है उसकी। अब इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट प्लान है जो हम लोग कर सकते हैं? हम यहाँ पे कर सकते हैं एंजियोग्राफी, ठीक है, एंजियोग्राफिक ट्रीटमेंट।
यानी कि हम उस वेसल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो लीक है। ये होता है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन एंडोस्कोपी, ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है एंजियोग्राफिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आप लोगों को पता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। पेशेंट शॉक में जा सकता है, शॉक को ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। बैक्टीरियल गट फ्लोरा की ओवर ग्रोथ हो सकती है। गैस्ट्रिक कंटेंट्स के अंदर जैसे ही वो ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो पेशेंट में प्रेजेंट विद ब्लोटिंग, ठीक है। उसके अलावा अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं कि इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं। अपर जीआई, इसमें दरअसल ना डिफरेंशियल का मतलब है अपर जीआई ब्लीड के डिफरेंशियल। अपर जीआई ब्लीड के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हैं जो आपने रूल आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बोयर हाफ सिंड्रोम। इसे भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारी आधे घंटे तक पहुंच ही जाए, ना भी पहुंचाने की कोशिश हो फिर भी पहुंच जाए। दूसरा क्या है, ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया था कि वो भी जब क्रोनिक हो जाता है तो कैन लीड टू अपर जीआई ब्लीड। ईसोफेजियल अल्सर्स किसके अंदर हो सकते हैं, क्रोन डिजीज़ के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, बोयर हाफ सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसम्यूरल रप्चर होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडल, एक है ट्रांसम्यूरल, ठीक है। ट्रांसम्यूरल का मतलब है, मैं भी आपको बताता हूँ कि ये जो ईसोफेगस है ना वही रप्चर हो जाएगी इसके अंदर। डिजिटल ईसोफेगस जो मैंने बताया था कि बड़ी एक सीरियस कंडीशन है। ये भी क्यों होता है, इंट्रा ईसोफेजियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। पेशेंट रैचिंग और वोमिटिंग के साथ आया है। ये किन पेशेंट्स के अंदर होता है, अल्कोहल जो बहुत कंज्यूम करते हैं उनके अंदर। ईसोफेजाइटिस का आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ईसोफेजियल लाइनिंग क्यों होती थी, गर्ड की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते थे। अल्सर्स क्यों होते हैं ईसोफेजियल के, क्रोन डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। क्रोन डिजीज़ गर्ड की वजह से, ठीक है, समझ आ गया। ये था हमारा मैलरी वाइस सिंड्रोम, ये सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, हैव ए गुड नाइट।